इसका डी होगा, डी। चलिए अब ध्यान से एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। सारे प्रश्न पर के उत्तर पर हम पहुंचेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करना बंद कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। बात का मतलब कुछ नहीं, हवा की भी जहां अनुपस्थिति हो उस निर्वात में स्वतंत्रता। सभी पिंड का मतलब हुआ सभी वस्तु। सभी वस्तु का मतलब कुछ भी द्रव्यमान का क्यों ना हो। तो निर्वात में गति कर रहा है तो वो सीधे स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है तो वो सीधे नीचे की तरफ गिरेगा। कोई भी वस्तु निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है तो वो हमेशा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ का मतलब क्या, पृथ्वी के सतह के तरफ गति करेगा। क्यों? तो पृथ्वी उसे अपने गुरुत्व बल से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या करेगा, खींचेगा। तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहे वस्तु सीधे पृथ्वी के सतह के तरफ गिरेगा। क्यों? तो पृथ्वी वस्तु को अपने गुरुत्व बल के द्वारा अपनी ओर खींचेगी। और किस बल से खींचती है? तो पृथ्वी सभी वस्तु को अपने तरफ किस बल से खींचती है? ठीक है, mg बल से खींचती है, mg बल से खींचती है। m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है, जहां g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी हर वस्तु पर mg बल लगाता है और उसे अपने सतह के तरफ खींचता है। अब थोड़ा सा यहां पर यह भी ध्यान दीजिए कि पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपने तरफ खींचता है तो यह वस्तु भी पृथ्वी को अपने तरफ खींचेगा। mg बल से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यह न्यूटन का तीसरा गति नियम कि जितना बल पृथ्वी लगाएगा उतना ही बल पृथ्वी पर कौन लगाएगा? वस्तु लगाएगा। अगर एक वस्तु को mg बल से पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है तो वस्तु भी पृथ्वी पर mg बल लगाएगा। लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी तो एक बहुत बड़ा वस्तु है ना जी, उस पर छोटा मोटा बल लगने पर भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो कोई भी वस्तु निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है तो कैसे क्या होगा, गति के दौरान क्या होगा? तो वह वस्तु पृथ्वी के सतह की तरफ आएगी। क्यों आएगी? तो पृथ्वी उस पर गुरुत्व बल लगाएगा। गुरुत्व बल कितना लगाएगा पृथ्वी किसी वस्तु पर? तो वो mg, जिसे वस्तु का भार कहते हैं, इसके बराबर होता है। अब पृथ्वी mg बल लगा रहा है तो वस्तु पृथ्वी के तरफ गिर रहा है। तो न्यूटन के तीसरा गति नियम के अनुसार वस्तु भी न पृथ्वी पर mg बल लगाएगा, लेकिन वस्तु जो पृथ्वी पर mg बल लगाता है उसका पृथ्वी पर कोई असर होता ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ी बॉडी है। अब पृथ्वी जो बल लगाता है वस्तु पर, तो पृथ्वी तो वस्तु तो बहुत छोटा है, पृथ्वी के सामने नगण्य है, तो वो पृथ्वी की तरफ गिरती हुई हमें नजर आती है। तो इस दौरान जब निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है कोई वस्तु, तो इस दौरान क्या उसकी चाल समान रहती है? नहीं, उसकी चाल बढ़ती जाती है। चाल क्या होता है? बढ़ती है। चाल क्यों बढ़ती है? तो नीचे गिर रही वस्तु में त्वरण है क्या? जी। और जब त्वरण है तो वस्तु जो जो नीचे आती है चाल क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है।
लेकिन निर्वात में गिर रही सभी वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है सभी वस्तुओं के लिए। और वो त्वरण क्या मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये सभी वस्तु के लिए, चाहे 1 ग्राम की वस्तु गिरे, चाहे 10 ग्राम की गिरे, चाहे 1 क्विंटल की गिरे, कुछ भी द्रव्यमान की वस्तु क्यों ना हो, उस पर नीचे अगर वो गिर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक निर्वात में गिर रही है, तो उस पर लगा पृथ्वी के द्वारा जी जो है क्या होगा? एक समान होगा। तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहे सभी पिंड का मतलब सभी द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? समान होता है। किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। फिर वेग की बात करिएगा तो चाल बढ़ती है तो वेग भी क्या होती है? बढ़ती है। वेग भी क्या होती है? बढ़ती है। अगर बल की बात करिएगा तो बल किसके बराबर? mg के बराबर। बल किसके बराबर? तो निश्चित तौर पर भिन्न भिन्न वस्तु का mg भी भिन्न भिन्न होगा, तो बल भी समान नहीं होता है। समान होता है केवल क्या? त्वरण। सभी वस्तु के लिए, यानी अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु क्यों ना हो, उन सभी वस्तुओं पर त्वरण क्या होगा? समान होगा। किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। बल समान नहीं होगा। कम द्रव्यमान वाली वस्तु है तो उस पर कम बल लगाएगा पृथ्वी, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु है तो उस पर अधिक बल लगाएगा पृथ्वी। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत? तो क्या समान होगा? त्वरण समान होगा। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रही वस्तु पृथ्वी के सतह के तरफ गिरेगा तो उसका चाल क्या होगा? वेग भी क्या होगा? बल भी क्या होगा? बल एक वस्तु के लिए समान रहेगा। जितनी अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उस पर उतना ही अधिक बल पृथ्वी लगाएगा। लेकिन बल का मान एक वस्तु के लिए समान रहेगा, लेकिन यहां पर हमें क्या पूछ रहा है? सभी वस्तु मतलब भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तु पर बल का मान क्या होगा? समान नहीं होगा। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल का मान अधिक होगा और कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर क्या होगा? कम होगा। लेकिन समान क्या होगा? जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? निर्वात का मतलब क्या होता? निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं, शून्य। ठीक है, एक ऐसा जगह जिसके भीतर कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। पहला का आंसर क्या होगा? बी। अब आपसे पूछेगा कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहे वस्तु जब पृथ्वी के सतह की ओर आती है तो उसकी चाल बढ़ती जाती है या उसका वेग बढ़ती जाती है। एक समान द्रव्यमान की वस्तु जब पृथ्वी की तरफ गिर रही है तो उस पर लगा बल भी क्या होता है? समान होता है। किसी वस्तु को पृथ्वी अपने सतह की ओर किस बल से खींचती है? mg बल से खींचती है। किस बल से? mg बल से खींचती है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रही है तो पृथ्वी उस पर गुरुत्व बल लगा रहा है, तो क्या वस्तु भी पृथ्वी पर बल लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है। न्यूटन के तीसरा गति नियम के अनुसार अगर पृथ्वी बल लगा रहा है तो वस्तु भी लगाएगा पृथ्वी पर बल, लेकिन पृथ्वी पर छोटा मोटा बल लगने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें लगता है कि वस्तु पृथ्वी पर बल नहीं लगाती है, लेकिन पृथ्वी इतना विशाल है कि उस पर थोड़ा मोड़ा बल लगने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच के दूरी के। अब ध्यान दीजिए, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो वस्तु है। मान लीजिए कि ब्रह्मांड में कोई दो वस्तु है जिसके द्रव्यमान m1 और m2 है, तो न्यूटन का कहना है कि ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तु द्रव्यमान के कारण, किसके कारण? द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण का मतलब आकर्षण,
गुरुत्वाकर्षण का मतलब केवल और केवल आकर्षण, जिसका आधार है वस्तु का द्रव्यमान। तो ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण बल F का मान G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जहां आर इन दोनों वस्तु के बीच की दूरी है, जी कांस्टेंट है, और जी जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दो कणों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तो इसके लिए न्यूटन ने फॉर्मूला दिया हुआ है G बराबर G m1 m2 बटे, यानी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जी जो है हमारा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्लियर है, बात समझ गए? तो दो कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, उनके बीच के दूरी के वर्ग, यहां वर्ग होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और ये जो बड़ा जी है ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, चाहे इसके बीच हवा हो, जल हो, कोई और माध्यम हो, निर्वात ही क्यों न हो, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल केवल वस्तु के द्रव्यमान और उनके बीच के दूरी पर निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण बल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उन दोनों वस्तुओं के बीच का माध्यम क्या है। इनके बीच कुछ भी रहे, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही होगा। इनके बीच निर्वात ही क्यों न रहे, गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना ही होगा। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दो कणों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न में, तीसरा, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता? तो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, यानी द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, बीच के दूरी पर निर्भर करता है, जी कर, यानी कि उनके बीच के माध्यम पर निर्भर, गुरुत्वाकर्षण बल जी के उनके माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण, अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण को क्या लिखते हैं, और थोड़ा समझिए कि जी बराबर जो होता है GM बटे आर स्क्वायर होता है, जहां जी आपका जो है ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M पृथ्वी का द्रव्यमान है, और R पृथ्वी की त्रिज्या है, R पृथ्वी की त्रिज्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो सभी वस्तु के लिए एक समान होता है, ठीक है ना, यहां पर G बराबर होता है GM बटे आर स्क्वायर, GM बटे आर स्क्वायर होता है, GM बटे आर स्क्वायर। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M पृथ्वी का द्रव्यमान है, R पृथ्वी की त्रिज्या है, और सबका मान रखने पर इसका मान आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो G बराबर GM बटा आर स्क्वायर।
अब कह रहा है प्रश्न में कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सभी जगह पर बराबर होता है? नहीं होता है। अब देखिए जी बराबर क्या होता है वो तो आप जान गए, जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर, और सब कुछ का मान रखने पर इसका मान निकल कर आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्णतः गोल नहीं है। अगर बात करें पृथ्वी के विषुवत रेखीय त्रिज्या, अगर इसकी बात करें तो ये 6378 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय त्रिज्या यहां से यहां तक 6300, जबकि ध्रुवीय त्रिज्या यहां से यहां की हम बात करें, ठीक है, यहां से यहां बात करें तो यह है 6357 किलोमीटर, 6357 किलोमीटर। क्लियर हो गया, बात समझ गए? पृथ्वी का विषुवत रेखीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर है, अब पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या 6300। हर जगह एक समान नहीं है, विषुवत रेखा पर ज्यादा है और ध्रुव पर क्या है, कम है। अब देखिए कि जी बराबर क्या हो, विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, क्योंकि विषुवत रेखीय त्रिज्या बहुत ज्यादा है, वही होगा कम होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम या छोटा है, विषुवत रेखीय त्रिज्या कम है। और हम जी बराबर जानते हैं जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर स्क्वायर, और जहां आर का मान पृथ्वी के त्रिज्या का मान ज्यादा होगा वहां पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। तो जी का मान न्यूनतम कहां होता है, विषुवत रेखा पर। क्यों? तो विषुवत रेखीय त्रिज्या बहुत ज्यादा है। अब विषुवत रेखा मतलब कितना डिग्री अक्षांश, 0 है। जी का मान अधिकतम कहां होता है, ध्रुव पर। क्यों? तो ध्रुवीय त्रिज्या कम है, ध्रुवीय त्रिज्या कम है, और ध्रुव का मतलब क्या, तो जी का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। 0 डिग्री अक्षांश पर जी का मान न्यूनतम होता है और 90 डिग्री अक्षांश पर निर्भर करता है। 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम, और बात को समझ गए ना? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के अधिकतम होगा। क्लियर? निर्वात में जी नहीं लगता है, हर जगह जी लगता है। जी अक्षांश पर क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है? तो जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान महत्तम होगा किस क्षेत्र में, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र को ही अंटार्कटिका कहते हैं, और इसी जगह पर जी का मान महत्तम होगा। क्लियर? भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। विषुवत रेखा पर क्या होगा, नेक्स्ट, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा कितना होगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, बराबर जी एम बट्टे आर स्क्वायर, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कर अब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से गया, जीवन हो गया मान लेते हैं, तो जीवन बराबर जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो बदलता नहीं है, बड़ा जी का मान यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आर जो है अब बढ़कर कितना हो गया 2r, तो अब कितना हो जाएगा जीवन बराबर जी एम बटे 2r का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 4 2 दूनी 4, जी एम बटे आर स्क्वायर का मान कितना है, तो इसके जगह हम ये मान रख सकते हैं 4 दूनी 8, 1 9, 18, 4 चौक 16, 2 18, 4 पर से
45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब त्रिज्या की तिगुनी दूरी पर चल जाए, त्रिज्या की आधी दूरी पर चल जाए, ये सब सवाल में कोई दिक्कत होगा कि अब किस तरह बनाना है? नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अब देखिए ये सवाल सेम टू सेम 6 पर आधारित है। अगर छठा सवाल समझ गए, सातवां में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो, तो उस ग्रह की सतह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बात हम जान रहे हैं, ब्रह्मांड में एक समान रहता है, लेकिन द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का क्या हो गया? आधा। तो m को हम क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। 2 GM/r² का मान हमें मालूम है 9.8 गुना 2, 8 दूनी 16, 9 दूनी 'क्लियर हो गया? आगे बढ़े। विराम से मतलब प्रारंभिक वेग 0, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का मतलब वस्तु बॉडी द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। एक वस्तु विराम, और विराम से गिरने का मतलब है कि प्रारंभिक वेग क्या? 0 है। तो एक वस्तु, एक पिंड विराम से, तो तय की गई दूरी h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt। विराम से गिर रही है तो प्रारंभिक वेग u का मान क्या होगा? तो इसका मतलब h बराबर हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि u 0 तो ut। में पूछ रहे मेडिकल कैसे होता है? जैसे भी होगा निपटा लिया जाएगा, पहले पढ़िए तो। क्या मेडिकल में कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ आप गुटखा मत खाइए, मुंह नहीं खुलेगा तब। गुटखा खाने वाले का मुंह खुलता नहीं है, और यही चेक होता है। दांत 32 का 32 होनी चाहिए, और क्या मेनली रूप से यही चेकिंग होता है। हाँ, अब वो भी अपने जिला का डॉक्टर है, तब तो कहता है कि चलो भाई गुटके खा रहा ठीक है, बंद खाओ। क्या अब मान लीजिए बिहार में मेडिकल हो गया है, और डॉक्टर साहब बैठे हुए यूपी का, एक डॉक्टर साहब आंध्र प्रदेश का, तब तो उस छांट देता है। इतने चीज जांच होता है। क्लियर हो गया? नहीं है, सिर्फ 2 बीमारी से आप मुक्त है, 99% मेडिकल आपका क्लियर है। 9 नंबर, जो दौड़ गया तो उसका मतलब न कैंसर है ना एड्स है। 9 नंबर, सही बात है, ये दोनों बीमारी वाला दौड़ ही नहीं सकता है। 9 नंबर, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा? पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और g बराबर होता है gm/r²।
आर स्क्वायर। तो चंद्रमा का m भी पृथ्वी से काफी कम है और r भी पृथ्वी से काफी कम है। तो चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का 1/6 होता है। यानी पृथ्वी पर जितना होता है g का मान उसका 1/6 होता है चंद्रमा पर। क्यों? तो चंद्रमा का m भी पृथ्वी से कम है और r भी पृथ्वी से क्या है। तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर g का मान कितना है 1, तो चंद्रमा पर g का मान क्या हो जाएगा 1/6 और दोनों का अनुपात हो जाएगा 6:1। 6:1। क्लियर हो गया? तो पृथ्वी पर जितना जी का मान होता है उसका 1/6 चंद्रमा पर जी का मान होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि चंद्रमा का m भी पृथ्वी से कम है और r भी पृथ्वी से कम है, और यही कारण है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। तो मान लिए पृथ्वी पर 1 है, इतना ही होगा तो अनुपात वही निकलेगा। पृथ्वी पर 1 मानिएगा तो चंद्रमा पर 1/6, 1 और 1/6 का अनुपात कितना निकलेगा 6:1 निकलेगा। किसी वस्तु का भार W बराबर mg के बराबर होता है, जहां m वस्तु का क्या है द्रव्यमान वही भौतिक राशि है जिसको किसमें मापते हैं kg में, और g तो आप जानते हैं कि वह गुरुत्वीय त्वरण है। तो किसी वस्तु का भार mg के बराबर होता है, यानी कि पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। क्योंकि किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल या गुरुत्व बल फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मान कितना होता है mg होता है। तो किसी वस्तु का भार mg के बराबर होता है और यह mg वही बल है जो पृथ्वी ने उस वस्तु पर लगाया है। क्लियर? नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा। तो हम जानते हैं कि विषुवत रेखा ये पृथ्वी है, तो 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है न्यूनतम, और 90 डिग्री अक्षांश यानी कि ध्रुव पर जी का मान क्या होता है अधिकतम होता है, और ऐसा त्रिज्या के अंतर होने के कारण होता है। तो एक वस्तु को अगर आप विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से ध्रुव की ओर ले जाइएगा तो उसका भार W बराबर क्या होता है mg। द्रव्यमान जो है ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर बदलेगा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे जी का मान क्या होगा बढ़ेगा। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और जी का मान बढ़ेगा तो वस्तु का भार बढ़ेगा, वस्तु का भार बढ़ेगा। सब पूछ रहा किताब कब आएगा, अब किताब पढ़ने का समय है जी। अब बिहार पुलिस वाला नबका किताब किन के पढ़ेगा, वो फैले नहीं करेगा। जो किताब है वो तो पढ़े नहीं, आप नबका किताब कब आएगा। आइए, अब जो पढ़ा रहे उसको पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। हाँ, नहीं तो किताब आएगा ऊपर में रहेगा एकदम रेड कलर का गत्ता डिजाइनिंग, खरीद लीजिएगा, अब पढ़ तो पाइएगा नहीं, समय है नहीं। मतलब लगता है वो किताब लेंगे, रिजल्ट तो बस किताबे के कारण रुकल है, किताब आ नहीं रहा कि हम पढ़ के रिजल्ट ले। दोस्तों अब जो है उसको पढ़िए। बिहार पुलिस वाला नबका किताब में जाइएगा, नए बनकर रह जाइएगा, ठीक है।
क्योंकि अब खत्म आप कर ही नहीं सकते। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये एसआई मात्रक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा जी का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 13 नंबर में जी का मान भी दिया हुआ है, बड़ा जी का मान दिया हुआ है। और एक लड़का क्वेश्चन नंबर 21 से कमेंट कर रहा है, सर बड़ा जी का मान क्या होगा? लीजिए, आ गया बड़ा जी का मान। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, यहां पर m को बड़ा कर दीजिए, m को कैपिटल कर दीजिए। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m यानी छोटा m, और उनके बीच की दूरी r तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर है G/m/r² होगा। ये तो क्लियर होगा। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, एक दूसरी वस्तु पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है, ये रखा हुआ है। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल F G/m/r²। इसलिए क्योंकि सतह पर रखा हुआ, सतह से कोई दूरी नहीं है, सतह पर रखा हुआ। तो मान क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल का? तो वो तो हम जान रहे हैं, न्यूटन ने यही बताया। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना? 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जी का मान जितना होता है उसका 1/6 होता है जी का मान चंद्रमा पर। तो जब जी 1/6 हो रहा है तो भार भी क्या हो जाएगा? 1/6। लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान पृथ्वी पर जितना है उतना ही चंद्रमा पर भी रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु का भार कहां अधिक होगा? तो भार W बराबर mg, जी का मान कहां अधिक होता है? ध्रुव पर। ठीक है, तो किसी वस्तु का भार कहां अधिक होगा? ध्रुव पर। कहां न्यूनतम होगा? विषुवत रेखा पर। अब पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? 0 होगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुव पर अधिकतम और पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व, तो केंद्र पर कितना? 0। जी बराबर Gm/r², Gm/r²। ये तो आप जानते हैं। जब पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0। r बराबर 0 तो g बराबर 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर पृथ्वी की प्रभावी त्रिज्या r क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में g का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्व त्वरण g, तो भार W बराबर mg। अब लीजिए, उतनी बात की जरूरत है नहीं, सीधा हम जानते हैं भार W बराबर mg। क्लियर? नेक्स्ट, यदि ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण का मान Gp, यहां पर G/P नहीं होगा, ये इस तरह होगा Gp, ये इस तरह लिखा होगा।
क्लियर। यदि ध्रुव पर, अगर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीपी तथा विषुवत वृत्त पर यानी विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीई हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होने के कारण जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम और ध्रुव पर जी का मान अधिकतम, तो जीपी बड़ा होगा और जीई छोटा होगा। जीपी बड़ा होगा, जीई छोटा होगा। आगे बढ़े। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान, ये जी का मान सभी ग्रह पर क्या होता है? बड़ा जी का मान सभी ग्रह पर समान होता है। 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर। कल एक न्यूज पढ़े थे हम, अभी कुछ बोलने वाले थे, चेत गए। मोदी के बारे में बोला, मास्टरी निकल गया। वही अब हम बोलने वाले थे, याद हो गया, कहीं हम भी ना निकल जाए। हाँ, टीचर का नाम था करण सांगवान। सीधे बेचारा 2 लाइन बोला, निकल गया। हम तो न्यूज पढ़ रहे थे, धक धक कर रहा था। के लिए हम तो बहुत बात बोल देते, हम तो देशों बर्बाद कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, हम कई बार ये बोल दिए हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए देश बर्बाद हो गया। अब मतलब आलोचना के रूप में बोले। अब तो उसके बाद इतना डर लगा, तुरंत फोन किए, वीडियो सबको हटाओ जो घर भर चले। ठीक है, लेकिन बड़ी टाइट फिटिंग व्यवस्था कर दिया। कांग्रेस के राज में दीजिए मनमोहन सिंह को गाली, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। 21 नंबर संविधान कैसे बदल देगा? संविधान बदलेगा, बिहार के लोग संसद भवन से खींच कर मारेगा। 21 नंबर। आइए 21 नंबर। दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो हम जानते हैं। दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gmm/r², ये तो होता है। यानी कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती बोलने हो। ठीक है, अनुक्रमानुपाती बोलिए, समानुपाती बोलिए, बात बराबर है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान, गुरुत्वाकर्षण का बल का मान द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, यही होगा आंसर, और कोई तो बेहतर विकल्प है नहीं। गुरुत्वीय त्वरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। ठीक है, 90 डिग्री अक्षांश यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र और 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा। क्लियर। तो अक्षांश के अनुसार बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। अगर हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर जाएंगे तो यह न्यूनतम हो जाएगा और 90 डिग्री अक्षांश पर जाएंगे अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 23 नंबर। आगे बढ़ जाते हैं। एक आदमी का भार 65 केजी है। भार नहीं, ये द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो यहां पर मिस्टेक हुआ है, द्रव्यमान की ही बात की जा रही है। अब इसका भार यानी एक आदमी का द्रव्यमान 65 केजी है। केजी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। अब भार चूंकि बल है, इसका मात्रक न्यूटन है। इसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में, तो चक्कर काटने वाले जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं
आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वहां पर जी का मान क्या होता है? 0। और जी का मान 0 हो जाएगा तो भार बराबर भी क्या हो जाएगा? ये डिग्री नहीं होगा तो 0। तो कृत्रिम उपग्रह में किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कृत्रिम उपग्रह में कोई वस्तु भारहीनता की अनुभूति करता है। किसकी अनुभूति करता है? भारहीनता की अनुभूति करता है, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में जी का मान क्या हो जाता है? 0। अब कहिएगा कृत्रिम उपग्रह पर जी का मान 0 क्यों हो जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह जो घूमता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ही। तो कृत्रिम उपग्रह पर जितना पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो कृत्रिम उपग्रह को घुमाने में खर्च हो जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल कृत्रिम उपग्रह को घुमा रहा है, वो दूसरे कार्य में खर्च हो जा रहा है, तो अपना कार्य नहीं कर रहा है। और गुरुत्वाकर्षण बल अपना कार्य नहीं करेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जी का मान 0 हो जाएगा तो भार भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, पृथ्वी अपने गति को कितना गुना बढ़ा दे कि पृथ्वी के पृष्ठ वाली वस्तु पृथ्वी के संपर्क छोड़ दे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जी का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस जी का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर न्यूनतम, 90 डिग्री अक्षांश ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि इस जी पर पृथ्वी के घूर्णन गति का भी, रोटेशनल मोशन का भी फर्क पड़ता है। अब जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हो रही है? घूम रही है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति कर रही है, उस घूर्णन गति का भी प्रभाव पड़ता है किस पर? जी पर। और किस रूप में प्रभाव पड़ता है? तो आप याद रखिएगा कि जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी का मान घूर्णन गति के, यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। घूर्णन गति के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर बात समझ गए? यानी कि जी पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। अब पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति पर भी डिपेंड करता है। और घूर्णन गति पर किस रूप में डिपेंड करता है? तो आप याद रखिएगा कि जी का मान घूर्णन गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घूर्णन गति में वृद्धि होगी, जी के मान में क्या होगी? कमी होगी। और घूर्णन गति बढ़ते बढ़ते वर्तमान का 17 गुना हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दैट इज अ फैक्ट। आप इसको याद रखिए कि अगर 17 गुना हो जाएगा तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? 0। यानी गुरुत्व बल अनुपस्थित। गुरुत्व बल अनुपस्थित तो वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ देगा। वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ देगा। आइए दोस्तों 26 नंबर, जब लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से, समरूप वेग मतलब एक समान वेग, समरूप वेग मतलब एक समान वेग, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है और लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन क्या होगा? तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, लिफ्ट में आभासी भार बराबर, लिफ्ट में आभासी भार बराबर एम जी प्लस माइनस ए। प्लस का मतलब
ऊपर, अब माइनस का मतलब नीचे। क्लियर? लिफ्ट में आभासी भार जो होता है वो mg प्लस माइनस a के बराबर होता है। जहाँ m द्रव्यमान है, g ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और a है लिफ्ट का त्वरण, a है लिफ्ट का त्वरण। और प्लस तब जब ऊपर जा रहा हो, माइनस तब जब लिफ्ट नीचे आ रहा हो। तो लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है। समरूप वेग का मतलब त्वरण का क्या? जीरो। एक समान वेग है तो एक समान वेग है तो उसमें त्वरण नहीं है, एक समान वेग है तो उसमें त्वरण नहीं है। त्वरण नहीं है तो भार W बराबर क्या हो जाएगा? mg। भार W बराबर mg। a का मान 0 है तो भार W बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो लिफ्ट, अगर लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रही हो या समरूप वेग से नीचे आ रही हो तो भार mg के बराबर ही होता है, यानी जितना होना चाहिए उतना ही होता है, यानी भार अपरिवर्तित रहता है, भार अपरिवर्तित रहता है। क्लियर हो गया? लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है। समरूप त्वरण अभी बताए कि लिफ्ट में भार, आभासी भार mg प्लस माइनस a। अब समरूप त्वरण, आप मान लीजिए समरूप त्वरण कितना है? a, और ऊपर जा रहा है तो भार W बराबर mg प्लस a हो जाएगा। जबकि वास्तविक भार W बराबर क्या होता है? तो जब समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन, वजन शब्द से तात्पर्य यहां भार से ही है, वो क्या होगा? बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। समरूप त्वरण से नीचे तो घटता हुआ प्रतीत होगा, समरूप तरफ से नीचे तो घटता हुआ। समरूप का मतलब यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान। ग्रह चलता है किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, ग्रह चलता है गुरुत्वाकर्षण बल से। अब देखिए, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो कैसे घूम रहे? तो इनके बीच लगता है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। और यही गुरुत्वाकर्षण बल इस पृथ्वी को प्रदान करता है कौन बल? अभिकेंद्र बल, यानी सेंटीपिटल फोर्स। तो पृथ्वी जो घूमता है या कोई भी ग्रह जो घूमता है वो किस बल के कारण? अभिकेंद्र बल के कारण, सेंटीपिटल फोर्स के कारण। क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की नितांत आवश्यकता होती है। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय मार्ग पर गति हो ही नहीं सकती है, वृत्तीय मार्ग पर गति हो ही नहीं सकती है। तो अभिकेंद्र बल से घूमता है, लेकिन पृथ्वी जो अभिकेंद्र बल के प्रभाव से घूम रहा है वह इसको मिलता कहां से है? गुरुत्वाकर्षण से। तो ग्रह चलता है किस बल से? अभिकेंद्र बल। कहां से मिलता है? और वही गुरुत्वाकर्षण जो सूर्य लगा रहा है किस पर? पृथ्वी पर। अब कहिएगा सूर्य तो पृथ्वी के तुलना में कई गुना बहुत बड़ा है, सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, इसलिए सूर्य तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। तो सूर्य अगर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है तो यह पृथ्वी सूर्य में गिर क्यों नहीं जा रहा है? गिर जाएगा, लेकिन सूर्य स्थिर होगा तब ना। सूर्य भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रहा है। निश्चित तौर पर सूर्य पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य में गिर नहीं रहा है। क्यों? तो सूर्य स्थिर नहीं है। सूर्य स्थिर होगा तुरंत गिर जाएगा पृथ्वी उसमें जाके।
पृथ्वी चंद्रमा पर बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी पर गिरता नहीं है। क्यों? तो पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी भी घूम रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है। चंद्रमा कह रहा हम पृथ्वी पर घूमेंगे, अब पृथ्वी कह रहा हम रुकेंगे नहीं कि तुम गिरेगा। तो बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल लगाने पर भी छोटे आकाशीय पिंड बड़े आकाशीय पिंड में जाकर गिरते नहीं है। इसका कारण है कि कोई आकाशीय पिंड स्थिर है ही नहीं है। एक बड़ा पिंड स्थिर होगा तब न जाकर उसमें कोई छोटा पिंड गिरेगा, वो स्थिर है ही नहीं। तो क्लियर हुआ? बात समझ गए कि नहीं? उपग्रह चलता पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण। पृथ्वी उपग्रह पर जो गुरुत्वीय आकर्षण बल लगाता है वही उपग्रह को क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल, और उसी के प्रभाव से उपग्रह ग्रह का चक्कर नहीं लगाता है। क्लियर? नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वायुमंडल के कारण एक घटना घटती है, और वो क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन का। वायुमंडल होने से वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना घटती है, जिसके कारण सूर्योदय, सूर्य जो है वो सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद दिखता रहता है। कितना समय? तो 2 मिनट। कितना? 2 मिनट। अब ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना घटती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य सूर्योदय के पहले ही दिखाई देने लगता है, और सूर्य सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देते रहता है। सूर्योदय से पहले भी दिखाई देते रहता है और सूर्यास्त के बाद कितना मिनट तक? यानी कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगेगा। क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्य सूर्यास्त के बाद 2 मिनट तक दिखाई देते रहेगा। क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो यह घटना नहीं घटेगी। ये घटना नहीं घटेगी तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जो हमें सूर्य दिखाई देता है, यानी कि दिन में जो 4 मिनट की वृद्धि होती है, ये क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो वायुमंडल न होने से वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी, और वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी, और दिन की अवधि जो 24 घंटा का होता है, 24 घंटा 4 मिनट का होता है, उसमें 4 मिनट की क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। क्लियर? अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं? हम इससे पहले क्वेश्चन में जिक्र किए थे कि जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर घूमना ही बंद कर दे तो घूर्णन गति बहुत कम हो गया, यानी 0 हो गया, जी का मान बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ जाएगा तो वजन क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पर वजन का मतलब वेट से, भार से है, यानी किससे है? मास से। नहीं, भार को अंग्रेजी में वेट कहते, वेट कहते, वेट। यहां पर दोस्तों भार की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। क्लियर होगा? क्या होगा? जब बढ़ेगा। 32 नंबर, एक बड़ी शानदार क्वेश्चन कि पृथ्वी गोल है तो हम लोग और समुद्र के पानी गिरकर दूसरे ग्रह पर क्यों नहीं जाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के त्रिज्या आधी हो जाए और उसका
द्रव्यमान नहीं बदले तो दिन हो जाएगा कितना? 6 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। दोस्तों पहले जो क्वेश्चन करा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बाकी तो पर्यावरण विशाल है, उसकी घटनाएं विशाल है, सोचने समझने लगेगा ज्यादा तो पता चलेगा कि एग्जाम ही नहीं निकला। तो पहले जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन तो बहुत है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए, द्रव्यमान नहीं बदले तो दिन कितना होगा? 6 घंटा होगा। कैसे होगा? बहुत लंबा थ्योरी है, उसमें जाने की जरूरत है ही नहीं। आप याद रखिए 6 घंटा बिल्कुल बहुत बड़ा थ्योरी है। बताने लगेंगे जो कहिएगा झूठ मूठ के हो क्या रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। 6 घंटा। 33 नंबर, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम, वजन का मतलब यहां भार से है, वास्तविक वजन से कम, तो कम तब होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। लिफ्ट त्वरण के साथ, यह त्वरण का न जिक्र कर उसके जगह किसका जिक्र किया गया? तेजी का जिक्र किया है। यानी जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है, और तेजी से नीचे आने का मतलब त्वरण के साथ नीचे आ रही है, और त्वरण के साथ नीचे आएगा तो बात W बराबर mg माइनस a हो जाएगा। यानी कि भार जो W बराबर mg होता है उसमें क्या होगा? कमी होगा। क्लियर? निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? और ये बताए थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। क्लियर? ब्रह्मगुप्त भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अग्रणी महर्षि थे। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। और ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कराचार्य एक विद्वान थे, भास्कराचार्य ने भी इस बात की जिक्र की थी। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य हो जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ का परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है? अब वर्ग माध्य मूल यानी कि RMS वेलोसिटी, इससे क्या होता है? कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ पर परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है? कम होता है। RMS वेलोसिटी क्या होता है? कम होता है। अभी इसको समझिए दोस्तों कि यहां पर एक जिक्र किया गया है किसका? पलायन वेग का, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को किसी भी ग्रह पर से फेंकेंगे तो वह अंतरिक्ष में चला जाएगा, वह पुनः उस ग्रह पर लौटकर नहीं आएगा। क्लियर बात समझ गए ना? पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकेंगे किसी ग्रह पर तो वह सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा या ग्रह के गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके बाहर निकल जाएगा और वह कभी नहीं लौटेगा। और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और चंद्रमा पर 2.31 या 34, एक्यूरेट याद नहीं है, 31 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब होता क्या है दोस्तों कि चंद्रमा पर जब वायुमंडल गर्म होता है सूर्य के तपिश से या सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा पर जो वायुमंडल है जब वह सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है तो वायु के परमाणु का वेग 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है।
जब चंद्रमा पर वायुमंडल सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है तो चंद्रमा के वायु के परमाणु का वेग 2.31 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाता है। और जब हवा के परमाणु का वेग इतना से ज्यादा हो गया तो मतलब चंद्रमा पर जो पलायन वेग है उसके मान से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब पलायन वेग से ज्यादा हो गया वायुमंडल के परमाणु का वेग, तो वो चंद्रमा पर टिकेगा, वो सीधे चंद्रमा पर से बाहर निकल जाएगा, पलायन कर जाएगा। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका कारण पहला तो यह है कि यहाँ के परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। अब ये अलग तरह का ऑप्शन है, यहां पर यही होगा सबसे सटीक उत्तर। दूसरा उत्तर ये हो सकता है कि वायु का परमाणु का वेग चंद्रमा पर के पलायन वेग से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। या दूसरा कारण ये हो सकता है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम है, इसलिए वायुमंडल टिकता नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रह पर भिन्न भिन्न होता, बिल्कुल भार का मान भिन्न भिन्न ग्रह पर भिन्न भिन्न होता, सही है यह। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश, रिक्त आकाश का मतलब अंतरिक्ष हुआ, रिक्त आकाश का मतलब अंतरिक्ष हुआ, में समान होता, बिल्कुल द्रव्यमान हर जगह क्या होता है, समान होता है। द्रव्यमान हर जगह क्या होता है, यह भी सही है। किसी पिंड की भारहीनता की स्थिति में उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन होने पर होती है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन होने के संतुलित होने पर होती है, बिल्कुल सही है। किसी पिंड जैसे कृत्रिम उपग्रह में भार क्या हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है कृत्रिम उपग्रह पर, वह गुरुत्वाकर्षण बल कन्वर्ट हो जाता है किस में, अभिकेंद्र बल में। वो किसी और दूसरे बल को संतुलित करता है, वो अपना काम नहीं करता है, जिसके कारण भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये भी सही है। पृथ्वी के सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होगा, भार और द्रव्यमान समान होगा, यह संभव है, बिल्कुल गलत है। भार और द्रव्यमान समान हो ही नहीं सकता है। तो डी नंबर सरासर गलत है, कारण कि भार और द्रव्यमान समान होगा। नेक्स्ट, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता के अनुभूति का कारण क्या है? भारहीनता के अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभूति इसलिए होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को क्या प्रदान कर देता है, अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। तो और अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न होता है गुरुत्वीय त्वरण, वो गुरुत्वीय त्वरण भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अभिकेंद्र त्वरण में कन्वर्ट हो जाता है, अभिकेंद्र त्वरण में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक अंतरिक्ष यान में भारहीनता के अनुभूति का कारण यह है कि उस अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल में बदल जाता है और गुरुत्वीय त्वरण अभिकेंद्र त्वरण में बदलकर उपग्रह को घुमाते रहता है। यानी कि ये दोनों कोई और काम करने में व्यस्त है, अपना काम छोड़ दिया है, और ये दोनों अपने काम छोड़ देगा तो जी का मान शून्य हो जाएगा और भार शून्य हो जाएगा। भार शून्य होना ही क्या कहलाता है, भारहीनता कहलाता है। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र नहीं, यहां पर क्या होगा, अभिकेंद्र बल के प्रभाव से
आकारक या अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ही क्या प्राप्त होता है? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल वही बल है जो बल वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए आवश्यक होता है। वृत्तीय मार्ग पर गति जो होगी वो अभिकेंद्र बल के अभाव में संपन्न नहीं हो सकता है। तो एक भू उपग्रह जो गति करता है तो उसको घूमने के लिए, वृत्तीय मार्ग पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल, यहां पर अपकेंद्र नहीं होगा, अभिकेंद्र होगा। अभिकेंद्र बल की प्राप्ति कहां से होती है? तो पृथ्वी जो सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है उसी से उसे अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। सॉरी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी जो उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है उसी से उपग्रह को अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है और उसी अभिकेंद्र बल से वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। भारहीनता का मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 है। लेकिन द्रव्यमान में किसी भी प्रकार की कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। किसी पिंड का भार ध्रुव पर क्या होगा? सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन से पहले भारत के किस महर्षि ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। किसने? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज्वाला का जो आकार है वही रहेगा। मान लीजिए कि भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई तो एक मोमबत्ती जो जल रहा है उसके ज्वाला के आकार में, जलने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गिराई जाती है, यानी ऊपर से नीचे गिराई जाती है, जहां त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? अब करा 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड के बाद उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? तो v बराबर u प्लस at। v का मान निकालना, u का मान 0। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो प्रारंभिक वेग u का मान 0 ही होता है। a का मान 9.8 और t का मान 3, 8 या 24, 9 या 27, 2 29 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। गुरुत्व जनित जीई यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात कर रहा है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 हो तो चंद्रमा पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा? द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर होगा, 100 kg का होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, तुल्यकारी उपग्रह। तुल्यकारी उपग्रह को और किस नाम से जानते हैं? भू-स्थिर उपग्रह, ठीक है ना। भू-स्थिर उपग्रह उस उपग्रह को कहते हैं
जो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर से देखने पर स्थिर नजर आते हैं। क्लियर? तो भू स्थिर उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? संचार के लिए, और वह उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमता है, यानी पश्चिम से पूर्व। क्लियर? भू स्थिर उपग्रह जिसे हम संचार उपग्रह कहते हैं, टीवी या रेडियो सिग्नल के लिए किस उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता है? भू स्थिर उपग्रह का। भू स्थिर उपग्रह को ही तुल्यकारी उपग्रह कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और यह उपग्रह उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमता है, और पृथ्वी किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। यह उपग्रह भी घूमता है पश्चिम से पूर्व। और इस उपग्रह का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? संचार उपग्रह के रूप में। संचार उपग्रह के रूप में भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार वही रहेगा। क्लियर? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर, यहां पहाड़ी होगा, पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। क्यों अधिक ऊंची उछलती है? क्यों? तो आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचता है। किस बल से? जिसके कारण ऊपर जाने वाली वस्तु का वेग घटते जाता है। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचता है। किस बल से? जिसके कारण ऊपर जा रही वस्तु का वेग घटते जाता है। अब होता क्या है कि G बराबर क्या होता है? Gm/r²। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो ये पृथ्वी का r है। जो हम पृथ्वी के सतह के ऊपर जाएंगे, r का मान क्या होगा? r का मान बढ़ेगा तो G का मान। तो जो हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी के सतह के, तो r का मान क्या होता है? बढ़ते जाता है। और G का मान घटेगा तो mg का मान भी। तो पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम होता है। क्यों? ऊंचाई के कारण। और गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण ऊपर जा रही वस्तु पर mg भी कम हो जाता है, और इसीलिए वो अधिक ऊपर तक चले जाती है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो पहाड़ी पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर G के मान में क्या होगी? कमी होगी। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर G के मान में क्या होगी? कमी होगी। और नीचे आने पर भी G के मान में कमी होती है, क्योंकि जो जो नीचे आइएगा पृथ्वी छोटा होते जाता है और G के मान में कमी आती जाती है। किसी तुल्यकारी उपग्रह, तुल्यकारी उपग्रह का मतलब क्या? भू स्थिर उपग्रह। पृथ्वी के सतह की ऊंचाई कितना? 36। और ये ऊंचाई केवल कहां से? हर जगह से 36 किलोमीटर ऊंचाई नहीं होती है। किसी भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकारी उपग्रह जिसका इस्तेमाल संचार उपग्रह के रूप में किया जाता है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी के सतह के विषुवत रेखा से कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या? द्रव्यमान न्यूटन और भार केजी। इतना ही से काफी है दोस्तों। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम, और ये क्वेश्चन हो चुका है, ये त्वरण के साथ नीचे है, कम है ना, त्वरण के साथ ऊपर में ज्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है, वहां पर त्वरण के नीचे, ये क्वेश्चन हो चुका है, वहां पर त्वरण की जगह तेजी का इस्तेमाल किया गया था, तो त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः
उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्ष में क्या होगा, घूमते रहेगा। क्लियर। किसी भी कृत्रिम उपग्रह से गेंद को बाहर गिरा दे तो उस गेंद को भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मिलेगा और उसे वह घुमाते रहेगा उसी वेग से जिस वेग से उपग्रह घूम रहा है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो जब त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव, और ऐसा क्यों होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। यदि किसी पिंड का पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए, 11 आप जानते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी पर का पलायन वेग का मान है, और पलायन वेग से जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके अंतरिक्ष चला जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता, फिर कभी लौटकर नहीं आता है। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे यानी पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने वाले कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष चला जाएगा, तो वो है पलायन वेग, और पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर। तो गुरुत्वाकर्षण में कुल 59 क्वेश्चन है और कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लगातार पढ़ते रहिए। टेस्ट को बंद कर दिए हैं, ठीक है। डेली टेस्ट चलता था ना, अब वो बंद हो गया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। 35 नंबर में कोई दिक्कत? 1 मिनट 35 में देख लेते हैं। एक स्टूडेंट 35 का किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है, ठीक, तो पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। अगर ध्रुव पर देखें तो ध्रुव पर G बराबर 9.83 मीटर प्रति सेकेंड होता है। विषुवत रेखा पर G का मान 9.78 मीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या होगा, 0 होता है। तो G का मान 0 है तो न्यूनतम पृथ्वी के केंद्र पर ही होगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। चलते तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्या टेस्ट कब तक बंद रहेगा पता नहीं, हम तो नहीं लेंगे अब टेस्ट।